अस्सलामुअलैकुम। खोए हो के जस्तजू के साथ मैं हूँ फायजा बुखारी और हमेशा की तरह हमारी रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज शायर, अदीब, कॉलम निगार, ड्रामा निगार, पाकिस्तान टेलीविजन के चेयरमैन अताउल हक कासमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। और अबरार तो किसी बात के मोहताज नहीं, अबरार नदीम यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अबरार। जी वालेकुम अस्सलाम। अबरार, आपको पता था कि आज मैंने ब्लू पहनना है? आप जानबूझ के पहन के आए हैं ना, ताकि आप मेरे मुकाबले पे आ सके? मैं तो सोच के पहनता नहीं, वार्डरोब में इतने कपड़े पड़े होते हैं, कोई सी भी शर्ट आती है तो पहन लेता हूँ। अच्छा, तो कभी कभार मुझे आपकी वो वेस्ट कोट ऐसी भी लग रही होती है? जरूर वैसी नहीं लग रही होती, वो ढेर सारी सिलवाई हुई एक ही जैसी। ओके। नहीं, वो इनकी वार्डरोब जो है ना जी, वो एक है, बाजार है वहाँ रेडियो में सौदा बेचते हैं मोहम्मद। मेरा ख्याल है कि कासमी साहब को ज्यादा पता है। नाज़रीन, खोए हो की जस्तजू में आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवा रहे हैं वो मुमताज मज़ाह निगार, कॉलम निगार, नॉवल निगार के साथ साथ पाकिस्तान की नौकरशाही में एक आला ओहदे पर भी फाइज रहे और अपने फराइज की बजावरी के दौरान उन्हें सकूते ढाका के बाद दुश्मन की कैद में भी जाना पड़ा। जी हाँ, हमारे आज के मेहमान सादा और आम फहम मगर पुर असर अंदाज में खूबसूरत नसर लिखने वाले सीनियर लिखारी जनाब मसूद मुफ्ती हैं, जिनके बारे में सीनियर अदीबों की मुतफ़िक्का राय है कि उनकी कहानियों में मुआशरे की सच्ची और सुच्ची तस्वीरें नजर आती हैं। डॉक्टर मसूदा हुसैन ने अकादमी अदबियात पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम मसूद मुफ्ती फन और शख्सियत के عنوان से एक किताब भी तरतीब दी है, जिसमें उनकी फनी खदमात को खराज तहसीन पेश किया गया है। मसूद मुफ्ती की अब तक शाये होने वाली किताबों के नाम चेहरे, रंगे संग, रेजे, लम्हे, हम नफ्स, चेहरे और मोहरे, मुहद्दिब शीशा, खिलौने, तिकोन, सालगिरह, सरे राहे, तौबा, झरनों से किरने और वक्त की काश शामिल है। इसके अलावा उर्दू और अंग्रेजी जबान में कॉलम्स की 2 किताबें रोजन और रियर व्यू ज़ेरे तबा हैं। आपकी इल्मी और अदबी खदमात के एतराफ में आपको अब तक आलमी फरोग उर्दू अदब अवार्ड 2017, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मियां मोहम्मद बख्श अवार्ड और आदम जी अवार्ड भी मिल चुके हैं। कितने ढेर सारे अवार्ड उनको मिल चुके हैं। आज की शो में हम गुजरात में 10 जून 1934 को पैदा होने वाले मसूद मुफ्ती साहब से उनके बचपन के हवाले से गुजरे दिनों की जो खूबसूरत यादें उनके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बहुत खूब। कासमी साहब, हज़्ब रिवायत मैं चाहूंगी कि मसूद मुफ्ती साहब के फन और शख्सियत के हवाले से आप बात शुरू करें। सबसे पहली बात जो मैं करूंगा वो शायद मुझे नहीं कहनी चाहिए और कोई पता नहीं मुफ्ती साहब को भी वो बात अच्छी लगती है कि नहीं लगती। वो ये कि हमारे यहाँ अदब में भी ना जिस तरह इंसाफ में डंडी मारी जाती है, हुकूमती कामों में भी होता है, हर जगह पे, यानी मैं हर जगह नहीं कहता, बहरहाल कई मुकामात पर इंसाफ नहीं किया जाता। इसी तरह मैं ये समझता हूँ पूरी दयानतदारी के साथ कि मुफ्ती साहब के साथ भी इंसाफ नहीं हुआ। हमारे यहाँ कुछ यानी धड़े कहने या ये कहने के कुछ नकाद है जिन्होंने अपना फोकस जो है वो 2-3 लोगों पर रखा हुआ है बस। अच्छा, इतना ज्यादा उनका प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हम लोग या वो तमाम लोग जिन्होंने उनको पढ़ा भी नहीं होता, जब भी उनसे पूछते हैं कि जी आपका पसंदीदा राइटर कौन है, तो फौरन उन्हीं का नाम ले देते हैं। मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब हमारे सफ़े अव्वल के अफसाना निगार हैं। मिजाज भी इन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा, और उसके अलावा और हमारा नकाद जो है वो बहुत कम तवज्जो देता है मुफ्ती साहब की तरफ। और हालांकि मैं ये समझता हूँ कि बल्कि मैं ये कहूँगा उन्हें कोई नकाद मिला ही नहीं है, बिल्कुल ये कहना ज्यादा ठीक है, क्योंकि वो जो नकाद जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ उन्होंने दोस्तियां रखी हुई हैं अपनी अंग्रेजी अखबारों के लिखने वालों के साथ। और जब अंग्रेजी में सनद मिल जाती है किसी को तो उसके बाद फिर किसी सनद की जरूरत नहीं रहती है। एक बात जो मैं और मुफ्ती साहब के बारे में कहना चाहता हूँ वो ये कि हम एक ही तलवार के साथ सारी गर्दनें उतार देते हैं। हम कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी बड़ी गंदी है जी, बड़ी खराब है जी, ये बहुत ज्यादा बेईमान है और वगैरह वगैरह। अब मुफ्ती साहब सारी उम्र बड़े आला मदारिज पर रहे हैं और ऐसी सीटों पर भी रहे हैं जहां से वो करोड़पति बन सकते थे, अरबपति बन सकते थे, सब कुछ था। लेकिन इनकी जो ये स्लेट है शख्सियत की,
जी, उस पर इस तरह का कोई लफ्ज नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल। जबरदस्त। तो मेरे दिल में तो इनके लिए बेपना एहतराम भी है और मोहब्बत भी है जी। तो लिहाजा मैं लगता है कि कहीं मेरी बातों को मेरी मोहब्बत की वजह से जानबदारी पर महमूद ना समझा जाए। नहीं, तो नहीं। लेकिन और एक बात जो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं हूँ जानबदार। हाँ जी, आप हमेशा मैं कहता हूँ जानबदार इन जानबदार कोई नहीं होता। इन मानों में कि मतलब जो जिस सच्चाई को मेरा ज़मीर मान रहा है मैं उसे अगर बयान नहीं करूंगा तो ये गैर जानबदारी नहीं है, ये बेईमानी है। ये बिल्कुल ठीक। चुनांचे मैं हमेशा अपने ज़मीर के मुताबिक लिखता हूँ और बात करता हूँ और इस वक्त भी जो कुछ मैंने कहा है अपने ज़मीर को हाजिर नाज़िर जान कर कहा। ठीक। मसूद मुफ्ती साहब, कासिम साहब ने ज़मीर को हाजिर नाज़िर जान के इतना सारा सच बोल दिया। और वैसे लेकिन कासिम साहब अगर इनको कोई सनद नहीं देता तो क्या जरूरत है सनद की? वो माशाल्लाह सनद देते हैं। मैं वही कह रही हूँ ना कि आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं अगर वो तबका नहीं भी देता तो जरूरत ही नहीं है। नहीं है जरूरत, फिर भी जरूरत है सर, कैसे जबरदस्ती दिलवाएं? नहीं, हाँ वो अलग बात है, लेकिन जरूरत इन मानों में जरूर है कि एक शख्स जिसने अपनी सारी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ की है जिसने, तो वो आदमी जो लिखता है ना जब, तो वो किसी पर एहसान नहीं कर रहा होता, वो अपनी भड़ास निकाल रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन वो भड़ास जो होती है वो मुआशरे को बहुत कुछ दे रही होती है वो। बिल्कुल। तो लिहाजा उसकी खिदमत का एतराफ करते हुए आपको क्यों तकलीफ होती है? सर ऐसा है कि जो भी मेहमान शख्सियत होती है, हम आपके बचपन के हवाले से पहले बात करेंगे। आपका बचपन गुजरात में गुजरा? जी जी, होश वहीं संभाला जी। ओके, होश नहीं संभाला तो आपकी पैदाइश कहाँ की है? ठीक सर, आप पासपतन में पैदा हुए, लेकिन आपने जब होश संभाला तो गुजरात, क्योंकि आपको गुजरात की यादें होंगी। कैसा वक्त था उस वक्त गुजरात में? क्या माहौल था? आपके इर्द गिर्द कैसा माहौल था स्कूल कॉलेज में? देखिए स्कूल में तो मैं दाखिल ही नहीं हुआ था। हमारी वालदा में घर पे पढ़ाती थी। अच्छा। और जमाना जो था वो इस कदर मुख्तलिफ था कि अब अगर मैं बताऊं तो आप लोगों का उसके ऊपर एतबार करना मुश्किल नजर आता है। मुफ्ती साहब, हमने ये प्रोग्राम शुरू ही इसलिए किया। सबसे पहली बात तो मैं अर्ज करूं गुजरात की जी कि वहाँ बिजली नहीं होती। उस जमाने में अभी बिजली नहीं पहुंची थी जी। और सारा शहर जो था जी वो रात को रोशन होता था। कभी लोड शेडिंग नहीं होती थी। आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, वो जो मट्टी के तेल के उन्होंने जो लैंप गलियों में चौराहों में लगाए हुए थे, उसको जब वो करते थे तो कभी रात को वो अंधेरा नहीं मैंने देखा। और सच्ची बात यह है कि आपने ये क्वेश्चन जो पूछा ये मुझे सारी उम्र हाउंट करता रहा है, क्योंकि जो कुछ मैंने उस वक्त देखा ना जी, घर के सामने दरवाजे के साथ दो मुंडे जो वो उस जमाने में नीली टाइलों के, मुल्तानी टाइलों के बने होते थे, उससे बैठते हुए देखा करता था। तो ये जो मैंने अर्ज किया ना जी कि रोशनी यानी अंधेरा वहाँ कभी नहीं होता था, हमेशा रोशनी होती थी जी। ये दरअसल गुड गवर्नेंस का सर्टिफिकेट था। बिल्कुल। उस वक्त की हुकूमत जो थी, हम अंग्रेजों को या उनको बाहर वाले हाकिमों को गालियां देते हैं, नवाबादी आबादियाती जो पीरियड है उसको भी बड़ा बुरा भला कहते हैं। लेकिन आपने जिस बचपन का जिक्र किया है वो मैंने उस दौर में गुजारा, और उसमें जो मुझे सबसे अच्छी याद है वो गुड गवर्नेंस, जिसके इतने पहलू थे, कदम कदम पे आपको नजर आते थे। जबरदस्त। मैं आपसे अर्ज करूं जी, मैंने अर्ज किया कि मैं मोंडे पे बैठ के शाम देखा करता था। तो वो होता ये था कि पहले उस जमाने में सड़कें जो होती थी वो ये बजरी और तारकोल से बनती थी। बड़े बड़े ड्रम होते थे, खाली ड्रम जो थे वो बड़े कामों के इस्तेमाल होते थे। अच्छा। तो उसके अंदर आगे एक पहिया लगा होता था, पीछे दो उन्होंने हथियां लगाई होती थी। एक आदमी उसको चला के ला रहा होता था। उसके कंधे के ऊपर एक लंबी सीढ़ी का एक सिरा होता था। अच्छा। पीछे दूसरा आदमी होता था जो उस सीढ़ी के दूसरे सिरे पे होता था, उसने अपने कंधे पे रखी होती थी। अच्छा। और वो जिस वक्त
मगरिब से कोई आधा घंटा पहले वो चल के सड़क के ऊपर आ रहे होते थे जी। और उसके बाद वो आते थे, एक जो खंबा लगा होता था उसके ऊपर लैंप होता था, लैंप पोस्ट जो थी ना जी, वो चौराहों के लिए फर्क थी, गलियों के लिए फर्क थी, सड़कों के लिए फर्क थी, साइजेस फर्क थे उनके। तो वो जो हमारे घर के सामने लैंप पोस्ट थी उसके ऊपर वो सीढ़ी लगा के चढ़ता था और ऊपर जाके छोटा सा उसका दरवाजा खोलता था, अंदर शीशे साफ करता था, उसकी जो बत्ती थी उसको काटता था, सब ठीक ठाक करके और वो दौड़े चले जाते थे। अच्छा, उसके बाद हम अगले आदमी का इंतजार करना शुरू कर देते। अच्छा। इतने मगरिब होने लगती थी तो थोड़ी देर में एक आदमी, एक छोटी सी सीढ़ी, उतनी लंबी नहीं होती थी लेकिन वो अकेला उठाए हुए आता था, वो सीढ़ी लगाता था, ऊपर चढ़ता था, माचिस से लगा के और वो चला जाता था। जबरदस्त। अच्छा, उसके बाद ये जो लोग थे ये तो अपना काम करके चले जाते थे, लेकिन जो हमें बताया गया था वो ये था कि रात 2-2 घंटे बाद जी लोग आके चक्कर लगाते थे, सुपरवाइजर जो थे चेक करते थे कि और देखते थे कि वो है या जल रहा है, नहीं जल रहा। अगर नहीं जल रहा तो जलाते थे और अगर किसी ने नहीं जलाया तो उसके ऊपर कार्रवाई होती थी। और असल बात जो है वो ये है, ये वो लोग जो थे जो रात को काम करते थे, दरअसल ये वही लोग थे जो सुबह के वक्त सड़कें साफ करते थे, यानी म्यूनिसिपैलिटी के खाकरोब होते थे। जबरदस्त। यानी जो एफिशिएंट यूज ऑफ मैन पावर जो था वो इस तरह था कि सुबह भी, दिन को वो अपने काम करते थे, सुबह ये काम करते थे, रात वो काम करते थे। कितने अच्छे लोग खाते। और ये जो हमने बचपन में चीजें देखी ना जी, देखी नहीं, यूँ समझिए कि उस वक्त तो होश संभाल रहे थे तो ये चीजें ज़हन में कहीं रजिस्टर हो रही थी जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन ये जो मैं आपको छोटा सा वाक़या अर्ज किया है जी। जो मेरे ज़हन पे नक्श हुआ था, ज़हन पे तो नहीं, लाशऊर में कहीं था, ये जब मैं अपनी सर्विस की ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। अच्छा। और वहां जाके मैंने देखा कि ब्रिटिश जो एम्पायर है उसका स्पैन, और उस स्पैन में कि हर जगह बिजली, ज्यादातर जगह बिजली नहीं थी और हर जगह रात को इसी तरह चलती थी, तो मुझे उनकी गुड गवर्नेंस का अंदाजा हुआ। आप बात कर रहे हैं ना अंग्रेज के दौर की। जी जी। मैंने अंग्रेज के दौर के बाद भी मैंने देखा। नहीं, वो बात की बात है, उन्होंने मेरे बचपन की बात की थी, मैं उसकी अभी कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि उसके बाद ये सिलसिला काफी देर तक कंटिन्यू रहा। बिल्कुल जी। और यानी गलियों में इसी बिल्कुल सही कहा वाली बात वही बिल्कुल इसी तरह नहीं, खाली कंटिन्यू नहीं किया, आगे से बेहतर हो गया था। मैंने जो देखा था ना जी, अंग्रेज के जाने के बाद हमारी गवर्नेंस उससे बेहतर हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर ये फीलिंग शामिल हो गई थी कि हमारा अपना मुल्क है, हमने इसको आगे बढ़ाना है और चलाना है, और सब लोग उसी तरीके से चला रहे थे। उसके अलावा ना मुझे याद है कि रोजाना सारा शहर जो है उसकी सफाई होती थी। कभी मैंने गंदगी के ढेर नहीं देखे मैंने, और झाड़ू भी उस वक्त देते थे जब कोई होता, अगर सुबह सो रहे होते थे, सुबह ताकि कोई डिस्टर्ब, रोशनी से पहले, रोशनी से पहले। और आप लोग ये भी तो बताते हैं ना कि वो जो पानी देने के लिए भी आते थे माशकी, और घरों में बात की बात है, जिन्होंने बात की, मैं जरा उसको मुकम्मल कर लूं। सुबह जब वो झाड़ू दे के चले जाते थे तो उस वक्त अभी रोशनी, लाइटें जल रही होती थी, लाइटों से मेरी मुराद वही है लालटेन जी। और उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी की आती, जैसे ही रोशनी होती थी म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती थी और जो डस्ट उठी होती थी उसके ऊपर छिड़काव किया। बिल्कुल। इतना ख्याल किया जाता था अपने मुल्क का, अपने शहरों का। अब क्या मसला हो गया है? अब मसला जो है ना, मेरे ख्याल में अगर हम उस मसले में चले गए, हाँ जी, तो फिर मेरे ख्याल में एक और मसला पैदा हो जाएगा। ठीक है, कई मसले पैदा हो जाएंगे। मैं उस मसले की तय में जाना नहीं वैसे इन्होंने उसका हवाला दे दिया है, जो इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, धड़ाबंदी शुरू में। असल मसला वही है हमारी उफ्ती तौर पे भी और अमूदी तौर पे भी। उफ्ती अमूदी हर तरीके से हमारे यहाँ धड़ाबंदियां जो है ना, उसकी वजह से गवर्नेंस जो है वो तबाह हो गई। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके जो वालिद साहब थे उनका जरिया मुआश क्या था, और उस वक्त आपके घर के हालात क्या थे, इर्द गिर्द लोगों का रहन सहन कैसा होता था? ऐसा ये है जी, हमारे वालिद जो थे
वो एजुकेशन में थे। एक्चुअली हमारे खानदान के 70-80% लोग उस जमाने में एजुकेशन में ही थे जी। ठीक। तो मैं जब मैंने होश संभाला तो उस वक्त वो यूं कहिए कि 39-38 का जमाना था। तो मेरी पहली याद ये थी कि घर में एक बहुत बड़ी, जिस तरह आपकी एल्बम आई है ना, उसी किस्म की एक एल्बम जो थी वो घर में मैंने देखी। उसमें बाद तस्वीरें जो थी वो वाइट एंड ब्लैक थी और बाद सुनहरे रंग में थी और वो थी वाइट में थी। और वो मुझे नहीं पता था क्या है क्या नहीं है। ये मैं बात 38-39 की कर रहा हूँ, शायद उन्हीं दिनों शाया हुई थी, क्योंकि कुछ अर्सा पहले अल्लामा इकबाल की वफात पा गए थे और ये उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में थी। अच्छा। और वो चूंकि ऐसी चीज जो होती थी, आपने वालिद साहब का पूछा तो वो फौरन लेके आया करते थे, तो वो घर में हम सब बच्चों के लिए वो पड़ी होती थी मेज के ऊपर और हम उसकी वर्कगर्दानी करते रहते थे। तो वो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे जी। अच्छा, ठीक। और जैसे ही मतलब ये कि नहीं, पहले मैं गुजरात की बात कर लूं। जी जी। आपने माहौल पूछा है ना जी। जी। माहौल ये था कि हमारे घर जो था वो पुराना जद्दी मकान था जी, और उसकी सारी कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल पुरानी टाइप की थी। वही सुर्खी और गारे फील पायों के सारे खड़ा है। सीमेंट वगैरह का तो उन दिनों कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना जी। छतें दोरी होती थी, एक छत गिर जाती थी, नीचे वाली छत होती थी। और वो हम उस मकान में रहते तो हमारे बिल्कुल साथ एक शेख अब्दुल गनी होते थे जो कॉन्ट्रैक्टर थे जी। ठीक। तो उनका बहुत बड़ा घर था। अच्छा। और गुजरात शहर में सिर्फ वही थे जिनके पास एक रेडियो था और वो रेडियो जो था वो बैटरी से चलता था और बैटरी उसकी तकरीबन इतनी बड़ी होती थी और रेडियो भी तकरीबन इतना बड़ा होता था जिसको वो छत के ऊपर लगा देते थे। अच्छा। और उससे वो कभी कभी जो चीजें होती थी वो लोग सुनने के लिए इकट्ठे हो जाया करते थे। मासूम लोग बेचारे। मासूम, मैं आपको वो जमाना बता रहा हूँ, सादा। और ये है कि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, जिंदगी बहुत सिंपल थी। बिल्कुल। आपने जैसे कहा ना उस वक्त के लोग बहुत ज्यादा सिंपल थे, पर आजकल के भी कुछ लोग बहुत ज्यादा सिंपल है। एक ऐसा ही सादा इंसान मेरे साथ बराबर में बैठे हैं। दोबारा इंसान सादा इंसान। अच्छा, सादा इंसान कहा आपने? मैंने कहा एक सादा से इंसान मेरे साथ भी बैठे। इंसान भी कहा। सॉरी अगर मैंने अब कुछ नहीं कहा, आज भी कुछ नहीं कहा। अच्छा, मसूद मुफ्ती साहब आए हुए हैं और कासिम साहब आपने इनका तज़किरा किया, शायरी का, उसके साथ मज़ाह-निगारी का, ड्रामे का, अफसाने का। हाँ जी। सारी चीजें आपकी ठीक है। आपको पता है कि मैं नकाद भी हूँ। हाँ? अच्छा, मैं नकाद भी हूँ। अच्छा। और आपने कहा कि मुफ्ती साहब को नकाद मुयस्सर नहीं है। अच्छा। तो मैंने इनको बड़ी तफसील से पढ़ा और मेरी ईमानदाराना राय ये है कि ठीक है ये बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन एक कमी इनके यहाँ बहरहाल है, ये क्रिकेट के प्लेयर अच्छे नहीं है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि जब तक वो उसको दुरुस्त नहीं कर लेते, इनका अदबी का काश जो है नहीं वो उस तरह से जिस तरह आप चाह रहे हैं वो सामने नहीं आ सकता। दरअसल जी मैं कलम से लिखता हूँ, क्रिकेट के बैट से नहीं लिखता। भारत जी ये कहना ही मेरा इरादा है। मैं एक सवाल भी पूछना चाह रहा था मुफ्ती साहब से। जरूर, आपकी इजाजत है। मुफ्ती साहब, आपका पूरा नाम है मसूद मुफ्ती? पूरा नाम है जी मुफ्ती मसूद रहमान। अच्छा, ये मैं असल में मुफ्ती की तरफ आना चाहता हूँ। अच्छा। तो ये उर्दू का मुफ्ती है या पंजाबी का मुफ्ती? ये ना उर्दू का है ना पंजाबी का है जी। ये यानी मुगल दौर का एक ब्यूरोक्रेट का नाम है जी। अच्छा। देखिए जो बादशाहत का जमाना होता था, मलूकियत का, उस जमाने में लेजिस्लेचर तो नहीं होती थी, कोई कानून बनाने वाला नहीं होता था। ठीक। तो वो फतवा जो था एक किस्म की लेजिस्लेचर की सब्स्टिट्यूशन होती थी। और वो एक ओहदा होता था जिसके ऊपर जो मुफ्ती लग जाता था और जो जस्टिस करता था वो काजी होता था। ये तो वहाँ की चीजें थी ना, लेकिन उसके बाद जब हम हिंदुस्तान में आए, यानी मुसलमान हिंदुस्तान में आए, तो यहाँ कास्ट सिस्टम था और कास्ट सिस्टम जो है वो पेशे के हिसाब से है। क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो है, ब्राह्मण वगैरह जो है,
तो इस तरह यहाँ भी मुसलमानों ने अपने सारे पेशे अपने नाम के साथ मिला लिए, कोई काजी बन गया, कोई मुफ्ती बन गया, तो हम उस किस्म के मुफ्ती हैं। या पता नहीं आप इसको उर्दू का कहेंगे या पंजाबी का कहेंगे। मुफ्ती साहब आप जो बता रहे थे ना लालटेन वाली बात और जी छिड़काव वाली, एक बात और मुझे भी बड़ी याद आती है कि उस जमाने में लोगों के पास साइकिल होता था जी, और सवाल ही पैदा नहीं होता था कि साइकिल के आगे लाइट न लगी हो। अच्छा, वो भी और पीछे जो होती थी वो एक गाड़ी की तरह इस्तेमाल करते थे। और ट्रैफिक नाम की कोई चीज नहीं, गाड़ियाँ ही नहीं होती थी। नहीं, जस्ट इन्होंने जो बात की ना, एक वो उसके साथ ये था कि अगर बैलगाड़ी जा रही है सड़क के ऊपर, उसके नीचे लालटेन लटक रही होती थी। अच्छा, आजकल सरिये होते हैं निकले हुए ऐसे। क्या मतलब? और क्या, आप कई दफा देखे होंगे रेडे पे सरिये लगे हुए हैं और रात का वक्त है, रात सरिया भी काले रंग का, रात भी काले रंग लोगों के सरों में बंदे खोए जाते हैं। अल्लाह बाकी, और इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए भी हैं। और ये जो साइकिल की इन्होंने मिसाल दी ना, जब मैंने वो बैलगाड़ी की दी, ये भी गुड गवर्नेंस की निशानी थी। और मेरा ख्याल है कि इमारत की भी तो निशानी थी। जैसे आपने कहा कि जो आपके जो नेबर्स में एक घर ही सबसे ज्यादा अमीर था, उसके घर इतना बड़ा रेडियो था, और आप लोग बताते हैं कि जो बहुत ज्यादा अमीर होता था उसके घर साइकिल होती थी। हाँ, नहीं, साइकिल तो हर एक के पास होती थी जी, लेकिन ये है, लेकिन साइकिल रैले की साइकिल जो थी ना, वो सिर्फ अमीर के घर, वो अमारत का निशान था, वो अमारत का निशान था। बाकी बेचारे मासूम लोकल साइकिलों पे। हाँ, लोकल कहाँ थी, अंग्रेज के वक्त तो हर चीज इम्पोर्टेड होती थी। अच्छा सर, आप ये बताएं कि अब पढ़ने लिखने की तरफ तो जाहिर सी बात है आपका इतना ध्यान था, तो आपने इतना कुछ लिख दिया। नहीं, हाँ, पढ़ने की तरफ था, लिखने की तरफ। अच्छा ठीक है, मतलब आप अच्छे बच्चे थे। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि चूंकि हमारे वालिद साहब और बाकी सारे खानदान के अक्सर लोग एजुकेशन घर में किताबों की भरमार हुआ करती थी। अच्छा, और अलमारियों में भी, मेजों के ऊपर, बाग दफा बोरियों में भी, और इधर पड़ी हुई हैं, और हम बच्चे निकाल के पढ़ते रहते थे, और बस हमेशा पढ़ते रहते थे, लिखने लिखाने की तरफ तो कभी इरादा नहीं किया था। ये भी देख लेना उस दौर में कि घरों में किताबें होती थी। आजकल बंदे पकड़े जाते हैं कि उनके घरों में 1-1 अरब 2-2 अरब रुपए मुख्तलिफ जगहों पे छुपा कर रखे गए होते हैं, तो आगे उनकी नस्ल में भी वैसी होना था। इनके घर में किताबें थी तो ये किताबों के बन गए। ये भी एक तरबियत का एक हिस्सा है। बिल्कुल, एक तरबियत का हिस्सा है। मसूद मुफ्ती साहब से उस वक्त की बहुत खूबसूरत बातों और यादों को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त ब्रेक से वापस आएंगे। और उन्होंने कहा कि मैं पढ़ने में अच्छा बता था, लेकिन लिखने में उस वक्त उनका रुझान नहीं था। वापस आएंगे तो पूछेंगे कि लिखने की तरफ कैसे आए। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैरक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात आज भी अपने अखबार फरोश से तलब करें। रोजनामा खबरें और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर। खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखे खुद को हर लम्हा बाखबर। खबर उनकी हो या फिर खेल के मैदान से। सारा दिन प्रैक्टिस, फिर सब मुकाबले, दुनिया भर के टूर, इसमें वक्त है कहाँ। खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन है हर वक्त उनके साथ जो रखती है रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर नजर। खूबसूरत मैसेज के साथ खबर का अंदाज रोजनामा खबरें और चैनल 5 के बाद। दिन भर शूटिंग है मसरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। ये जरूरत पूरी करती है खबरें की मोबाइल ऐप जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है। सिर्फ एक क्लिक की पूरी हो जाती है। खबरें की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। खबरें हर वक्त बाखबर। ये है आज का पाकिस्तान, अमन, तरक्की और खुशहाली की राहें निकालता, खित्तों को जोड़ता, आलमी उफक पे जगमगाता पाकिस्तान,
जिसकी पहचान शफाफियत और मुआशी इस्तेहकाम। अक़वाम आलम की निगाहों के मरकज पाकिस्तान को 12 साल बाद शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बनने के तारीखी मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कौम को मुबारकबाद। Today is a historic day for Pakistan. The SU gives us a powerful platform for partnerships to promote peace, build trust and spur economic development for shared prosperity. हर नए दिन नई कामयाबियों के साथ तामीर हो रहा है रोशन पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। की जस्तजू में एक बार फिर से खुशामदीद अताउल्लाह कासमी साहब मसूद मुफ्ती साहब यहाँ पर मौजूद है और ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया कि उस वक्त में क्या होता था क्या नहीं होता था। अच्छा सर, आपने कहा कि आप अच्छे स्टूडेंट थे। जी, बहुत अच्छा स्टूडेंट था। बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, तो इस बहुत अच्छे स्टूडेंट को कभी घर से या स्कूल से पिटाई हुई आपकी? घर से तो अक्सर होती थी, स्कूल में कभी नहीं हुई। अच्छा, काफी साहब आपकी वजह से स्कूल में भी होती थी? एक आध दफा हुई है। क्या वो भी आपसे प्यार के चक्कर में आपको छोड़ देते थे? नहीं, क्योंकि हेडमास्टर साहब जो थे वो मेरे अब्बा जी के दोस्त थे। मुझे याद है कि एक दफा अब जो हम लेट आते थे ना, हेडमास्टर साहब बैट लेके दरवाजे पे खड़े थे। अब जो लड़का आता था बैट अब देखा कि सारे देख रहे हैं, अब मैं आया हूँ, अब वो सोच में पड़े होंगे थोड़ी देर के लिए कि मेरे दोस्त का बेटा है। हाँ, फिर उन्होंने बड़ा ऊपर से हाथ ला के आहिस्ता से इससे पता चल गया कि उस वक्त भी फेवरेटिज्म होता था। इन्होंने डंडी का जिक्र जो किया ना, वो डंडा भी इनके डंडी मार गया। अच्छा, तो आपको घर में से क्यों मार पिटती थी? आपने कहा देखिए, घर में तो क्या काम करते थे आप? जी, घर में ऐसे क्या काम करते थे जिससे घर वाले आप? देखिए, किस्सा ये है, उस वक्त की एक खास चीज जो थी ना जी, उस जमाने की जी, वो ये था कि रिश्तेदार जो थे उनका विजिट जो थे मुसलसल भी हुआ करते थे और तवील भी हुआ करते। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसलिए हमारे कजन्स वगैरह जो थे ना, कभी हमारे यहाँ आते 6-6 महीने और हम कभी उनके यहाँ जाके 6-6 महीने। अच्छा। तो हमारा घर, जैसे मैंने अर्ज किया, वो जद्दी घर था तो काफी बड़ा था। तो वहाँ आमतौर पे 3-4 फैमिलीज के बच्चे इकट्ठे हुए ही करते थे। और उसमें लड़कियां भी थी लेकिन लड़के ज्यादा थे। और फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस किस्म की शरारतें होती होंगी और उसका लाजमी नतीजा पिटाई होता था। वैसे आप बता दें कि आप किस किस्म की शरारतें करते थे? वो डिमांड एंड सप्लाई नहीं वो खुद भी करते थे ऐसी? देखिए, जो मर्गे अम्बो वाली जो बात होती है वो जश्न दारत वाली, जो भी जब बहुत से लोग हों तो शरारतें खुद ब खुद आ जाती होनी है वो। लेकिन उसके बरक्स आप स्कूल में बिल्कुल भी नहीं करते थे शरारतें? मैंने ये नहीं कहा जी। अच्छा, आपने कहा मार नहीं पिटती थी, शरारतें करते से बच जाते थे। शरारतें करते होंगे ना, स्ट्रेटेजी ऐसी बनाते होंगे कि किसको पता ही ना चले। हाँ बिल्कुल, दानिश्वर तो शुरू ही होंगे। अच्छा फादर, मैंने एक सवाल से करना है बहुत। मेरे ख्याल में ये अगर इन्होंने और कुछ भी ना किया होता जी, तो जिस मौजू पे इन्होंने लिखा है इस पर इन्हें बहुत बड़े अवार्ड मिलने चाहिए थे जी। मशरकी पाकिस्तान के सानिहा को हमारे लोग भूल गए हैं और जो याद भी करते हैं तो अजीबोगरीब तरीके से। कम से कम हमारे अदब में 3 या 4 लोग हैं जो वो नहीं भूले, और उस सानहे के नतीजे में उनकी सोचों में बड़ी मुस्बत तब्दीलियां आई। मुफ्ती साहब ने बहुत कुछ लिखा है क्योंकि ये ऐनी शाहिद थे। ये उस वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन थे मुफ्ती साहब, सेक्रेटरी एजुकेशन नहीं देखी जी मैंने सारी। जी हाँ, तो सारी वॉर इनकी मौजूदगी में हुई। उसके बाद जब कैदी बने तो इनको कैद में भी ले जाया गया इंडिया के कैदी रहे ये। इन्होंने उसमें बड़ी पुरअसर तहरीरें इनकी पढ़ने में मिलती हैं, और मैं समझता हूँ कि वो तहरीरें जो है उनकी वो तमाम मज़ामीन किताबें वो हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज के लिए जरूरी होनी चाहिए। उसका कुछ हिस्सा निसाब में शामिल होना चाहिए, क्योंकि हम तो इस तरह लगता है जैसे ही वो सानिया हुआ ही नहीं था। नहीं, ये जो आपने आखिरी फिक्रा बोला है ना, ये हकीकत की निशानदेही यही करता है कि जो लोग उस वक्त
इस सोच के हामिल थे या जिनकी सोच के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ, वो किसी न किसी तरह इक़्तिदार में से वाबस्ता रहे हैं हर मुख्तलिफ शक्लों में, और वो चाहते हैं कि इसको भूला जाए। आपने जो जिक्र किया था मेरी किताबों का, उसका तो लोग रेफरेंस भी देना नहीं दोबारा समझते, इसलिए कि कोई ना कोई आलम बाला में नाराज हो जाएगा। तो इसलिए आपने जो कहा कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ इस लिहाज से हुआ है, मैंने खुद किया है कि मैंने किसी धड़े को ज्वाइन नहीं किया, किसी धड़े को ज्वाइन नहीं किया, अपना लिखता रहा हूँ। उसके बाद अगर कौम भूलना चाहती है उस वाक़े को, तो जाहिर है कि मेरी तहरीरें भी एक फरामोश करदा वाक़े के बारे में। और यकीन करें, मैं तो सोचता हूँ इस बारे में, तो मेरी बाज़ औक़ात रात को सोए सोए मुझे वो सानहा याद आ जाता है कि इतना बड़ा हिस्सा हमारे मुल्क का वो चला गया और हम पर उसके कोई मुस्बत असर नहीं हुआ कि हम उसके बाद ही हम कौम बन जाते। और यकीन करें कि अब्बा जी मेरे एक दिन नमाज पढ़ा रहे थे, अब्बा जी वो सानहा जिस दिन हुआ ना टूटा पाकिस्तान, तो नमाज के दौरान सजदे में गए हैं तो बिलक बिलक कर रोने लगे वो, और कितनी देर तक वो सजदे से उन्होंने सारी नहीं उठाया उन्होंने। लेकिन आप मुझे ये बताइए कितने थे ऐसे लोग? मैं यही कहना इसलिए कि यहाँ लोगों को अंदाजा ही नहीं था उधर क्या हो रहा है। जब हम यहाँ आके लोगों को बताते थे वो हमारी बात पे एतबार नहीं करते थे, और क्योंकि लोगों को अचानक पता चला कि वो अलहदा हो गया, बल्कि जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुई थी वो भी गलत थी कि साहब वहाँ मुकामी कमांडरों की मुफाहमत से जंग बंदी हो गई है, हालांकि वो बिल्कुल गलत था, हमने तो वहाँ सरेंडर देखा था। उसके अलावा एक बात और फायदा वो ये कि जो खबरें हमें मिलती थी वो सरकारी होती थी सारी खबरें, और उसमें ड्यूटी होती थी, ड्यूटी हुई ना, उससे लगता था कि हमने इंडिया की ईंट से ईंट बजा दी है, और उससे ये लगता था बिल्कुल अलग उलट बिल्कुल, यानी आखिरी दिन भी जो बयान आया, मुझे उसके लफ्ज तो याद नहीं है, सरेंडर करने से पहले जो बयान आया ना वो मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा जी हमारी लाशों से गुजरना पड़ा, लाशों से गुजरती, एक दिन पहले कहा था तो आप उधर कैद में भी रहे? जी 2 साल कैद मेरा। उधर के एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ बताएं, उधर कैसे था? मैं तो खैर पूछना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अब ये जिक्र छिड़ गया, ये जिक्र तो छेड़ना था मैंने जी। तो वहाँ पे कैसे सलूक किया जाता था? आप ये बताएं कि किसी आदमी को उठा के एक जगह बंद कर दिया जाए एबडक्ट करके, और फिर उससे पूछा जाए कैसा सलूक किया जा रहा था। देखिए किस्सा ये है, उस वक्त तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जिनेवा कन्वेंशन हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वार और उसके बाद जो थे उस वक्त जिनेवा कन्वेंशन चलती थी, जिसके तहत आप सिर्फ फौजियों को जंगी कैदी बना सकते थे, सिविलियंस को नहीं बना सकते थे। और तकरीबन जो वहाँ 90,000 के करीब लोग थे, उनमें 20,000 के करीब सिविलियंस थे। सिविलियंस को तो आप बिल्कुल बॉर्डर से क्रॉस कर देते हैं और फौजियों को रोक लेते हैं, और उन्होंने हमें भी, जिसमें औरतें बच्चे भी शामिल थे, वहाँ 2 साल रखा। तो आप फिर क्या, मैं जवाब दूं कि वो क्या था? सलूक तो इसी से अंदाजा हो जाता है ना। आपने यानी जब ये सब कुछ आपके सामने हो रहा था तो आप सेक्रेटरी एजुकेशन थे, आपने क्या किया उस सिलसिले में? देखिए किस्सा ये है, एक छोटा सा वाक़या अर्ज करूं कि वहाँ मदरसा एजुकेशन के बारे में हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल फर्क किस्म का है। वहाँ मदरसा एजुकेशन जो थी ना वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड किस्म की थी, और उसमें ये खाली वो तरस निज़ामी वाला मदरसा एजुकेशन नहीं थी, बल्कि उसमें मॉडर्न एजुकेशन भी शामिल थी, और बहुत बड़ा नेटवर्क था। और वहाँ जो उस वक्त, बाद में मौलवी ने जो कुछ किया हो, लेकिन उस वक्त मौलवी जो था वो पाकिस्तान के साथ था, मशरक़ी पाकिस्तान का। और वो मतलब ये कि उन अलायंसेस का हिस्सा नहीं बना था जो मशरक़ी पाकिस्तान को हमसे अलग करने की कोशिश कर रहे थे। और वो मदरसा एजुकेशन की डिमांड करते थे कि इसको मॉडर्नाइज किया जाए। तो सबसे पहला काम जो था ना
वो ये कि मदरसा एजुकेशन कमेटी एक बनाई गई कि हम इसको रिफॉर्म करना चाहते हैं और उसके लिए 3-4 लोगों की कमेटी बनी जिसमें साबक वाइस चांसलर वगैरह सारे एजुकेशनिस्ट थे, ब्यूरोक्रेट कोई नहीं था। सही। तो आपने जो सवाल पूछा था कि आपने क्या किया, मैं उसका एक मिसाल दे रहा हूँ। तो जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली तो वो 4-5 मेरे पास आए और वो कहने लगे जी कि हमने रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है, अब बताइए कि उसको क्या रंग देना है। मैंने कहा जी देखिए, आप खुदा का शुक्र अदा करें कि आप यहाँ के लोग हैं, आपको एक मौका मिला है कि आप अपनी राय का खुल के इजहार करें। आप मुझसे क्यों पूछते हैं, आपने जो कहना है करके। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने इतनी अच्छी रिपोर्ट बनाई थी, अच्छा, इतनी अच्छी रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को फिर वहाँ चूंकि और भी फोर्सेस काम कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि ये मामला आगे बढ़े। वो रिपोर्ट जो थी अल्टीमेटली जब हमारी प्रोविंशियल कैबिनेट ने पास की तो जंग से 2 हफ्ते पहले की बात है, यानी दिसंबर में जंग हुई ना, कहीं नवंबर में वो कैबिनेट के सामने आई और उस वक्त उन्होंने अप्रूव भी कर दी, तो उसका क्या फायदा, क्योंकि उसके बाद तो पाकिस्तान खत्म हो गई। बात है वो सारे वाइस चांसलर जो है वो बंगाली होंगे, सारे बंगाली थे, लेकिन किस्सा ये था मार्शल लॉ का जमाना था और हैबत थी, और उसके अलावा वहाँ ये था कि माहौल इस किस्म का था कि आपको कोई पता नहीं कि आपको चलते चलते पीछे से कोई छुरा घूम देगा। बिल्कुल। आप वो उस वक्त जो मुक्ति बाहिनी वगैरह थी, उसमें मुक्ति बाहिनी तो नाम की थी, बेसिकली जो इंडियन आर्मी के लोग थे वो बिल्कुल। तो इस किस्म का माहौल था कि उन लोगों को समझ नहीं आती थी कि क्या किया जाए। तो मैंने उनसे कहा यही एक मौका है कि आप इसको, तो मैं तो इस किस्म की पॉलिसीज वहाँ चलाता था। आपका अब्दी रुझान कैसे पैदा हुआ, क्योंकि आपने कहा कि किताबें तो घर में होती थी। देखिए जी, किस्सा है कि उस जमाने में वालिदैन फैसला किया करते थे कि ये क्या बनेगा। मेरे बारे में फैसला था मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मैं मेडिकल प्री मेडिकल किया, यूनिवर्सिटी में मुझे वजीफा मिला, लेकिन उम्र कम थी, तो मुझे गुड गवर्नेंस में बात करूं जो आपने पाकिस्तान के बनने के बाद भी किया ना, बिल्कुल। तो 49 में जब मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिल होने के लिए गया तो मेरी उम्र जो थी वो कुछ महीने कम थी, 17 साल की मेरा ख्याल उस जमाने में। अच्छा। तो मेरी कुछ कम थी, तो मुझे दाखिला नहीं दिया गया। अच्छा, मैं वालिद साहब के पास गया तो वो उस वक्त हालांकि डिप्टी डायरेक्टर थे, डिप्टी डिविजनल डायरेक्टर थे इसके एजुकेशन में। तो मैंने उनसे कहा, अब ये बात फिर आपके उस वक्त रवैयों की आ जाती है कि जी सुना है कि कर्नल एजाई बख्श जो हैं जो प्रिंसिपल हैं वो आपके शागिर्द हैं, तो आप अगर उनसे कहें तो मेरा दाखिला हो जाएगा। सोचते रहे, फिर कहने लगे देखो बेटा, मैं उसे 30-40 साल से नहीं मिला, अब अगर मैं ये दरखास्त लेके जाता हूँ तो उसे भी अजीब लगेगा, मुझे भी अजीब लगेगा। बेहतर है कि तुम बीएससी में दाखिल हो जाओ और उम्र तुम्हारी पूरी हो जाएगी, एजुकेशन भी बढ़ जाएगी और तुम्हें दाखिला मिल जाएगा। क्योंकि मेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी और मेरी यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन थी जी, HSC में प्री मेडिकल। कहने लगे तुम्हें दाखिला तो मिल जाएगा जी। जब मैं दाखिल होने लगा तो उन्होंने फिर मुझे एक और मशवरा दिया, कहने लगे कि बॉटनी ज़ूलॉजी पढ़ लिए, इसमें अगर बेहतर है तुम अब जरा वाइडन करो, तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में ले ली थी। अच्छा। तो फिर मैं नॉन मेडिकल की बीएससी कर रहा था। अब वो आपके सवाल का जवाब है जी। मैं उस वक्त इस्लामिया कॉलेज लाहौर में था, जो पाकिस्तान जब बना है तो उस वक्त इस्लामिया कॉलेज बहुत ऊंची चीज थी, कायदे आजम 5-6 दफा आ चुके थे वे। और फिर ये था कि उस जमाने में खालसा कॉलेज, डीएवी कॉलेज, हिंदू कॉलेज और इस किस्म के और इस्लामिया कॉलेज, तो जो नेशनलिस्टिक लोग जो थे वो अपनी अपनी दरसगाहों को करते थे। और इस्लामिया कॉलेज की जो थी ना उस वक्त टीम, खान मोहम्मद, शुजाब और 7-8 लोग जो थे, इस्लामिया कॉलेज बिल्कुल आसमान पे जा रहा था। तो मैं वहाँ दाखिल हुआ था, मेरे बड़े भाई जो के वहाँ थे, प्रोफेसर हमीद अहमद खान जो थे ये थे वहाँ हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट, उस इंग्लैंड से वापस आए थे रिसेंटली। वो भी बहुत बड़ी शख्सियत थी। और मेरे ट्यूटर थे जी, ट्यूटोरियल ग्रुप, क्योंकि वो तो आर्ट्स को पढ़ाते थे और मैं साइंस में था, तो मैं उनका शागिर्द बाकायदा नहीं था, तो ट्यूटोरियल ग्रुप में था। वो ट्यूटोरियल ग्रुप क्या था, 1 वीक मिलते थे, कोई चीज भी लिखी, कोई गाना सुना दिया, कुछ इस किस्म कल्चरल एक्टिविटीज के लिए। तो वहाँ उन्होंने, मैंने एक कॉलेज के ऊपर सैटायर लिखी कॉलेज की खबरें के लिहाज से। अच्छा। तो वो मैंने पढ़ के सुनाई
तो वो मुझे उन्होंने स्टेज से नीचे नहीं उतरने दिया और कहने लगे कि देखो इंग्लिश सेक्शन का मैं इंचार्ज हूँ, तो उसमें असिस्टेंट एडिटर की जगह खाली है, तो मैं आज से मुकर्रर कर दूँ। ये अमीर अहमद खान साहब ने। अच्छा, मैं उस वक्त तक जो था ना वो डॉक्टर, और वो जब पहला रिसाला निकाला हमने, क्रेसेंट निकला करता था और अब्दुल हमीद ख्याल होते थे और मैं होता था उधर, तो वो एक नया तजुर्बा था जी। उसके बाद मैंने कहा जी कि मैं डॉक्टरी वाकरी छोड़ के तो मैं जर्नलिस्ट बने। मेरे साथ में जर्नलिज्म सर, चूंकि उस जमाने में इकबाल सिंह के आर्टिकल निकला करते थे, 27 मुल्क में इकट्ठे छपा करते थे। अच्छा, बहुत अच्छा राइटर था, पाकिस्तान टाइम्स में आता थे और अदरवाइज भी। तो उसको मैंने अपना वो जो उसका ये कि रोमांटिक हीरो बना दिया और मैं जर्नलिज्म की तरफ, और फिर अब लंबी बात हो जाएगी, लेकिन किस्सा ये है कि उसके बाद मैंने फिर पहले कॉलेज मैगजीन में लिखना शुरू किया, फिर कंदील था, चट्टान था, उसके बाद वहाँ से नमकदान मजीद लाहौरी निकालते थे, तो इनमें लेकर फिर मैंने चेंज करके जर्नलिज्म किया, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की, फिर में इंग्लिश की, और उसके बाद मतलब ये कि सिविल एंड मिलिट्री गजट में अप्रेंटिसशिप भी की, लेकिन वहाँ के तजर्बे कुछ अच्छे नहीं थे, क्योंकि उस वक्त का जर्नलिज्म बहुत अजीब चीज थी। तो सर टीचर्स का बिहेवियर कैसा होता था? टीचर्स जी, मैं बिहेवियर आपने कहा, आप मॉडल की बात करें, सारे रोल मॉडल होते हैं। जबरदस्त। वैसे जो जितने भी बड़े लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि आजकल के टीचर और उस वक्त के टीचर। मैं आपको अपने एक टीचर का किस्सा बताता हूँ जी। उस जमाने में ट्यूशन का रिवाज नहीं था। रिवाज क्या, टीचर्स अपनी हद तक महसूस करते थे अगर उनकी क्लास के किसी स्टूडेंट ने ट्यूशन लगाई होगी, और वो कहते थे ट्यूशन नहीं लगानी। और हमारे वालिद साहब जो थे वो सख्त खिलाफ थे। घर में अगर किसी को वो खुलासा जो थे ना, जब बाजार में जो नोट्स बिकते, अगर वो नजर आ जाए तो ऐसी पिटाई होती थी हमारी। वो कहते थे कि नहीं, टेक्स्ट बेसिक टेक्स्ट पढ़ो और ट्यूशन के करीब नहीं जाना। तो एक दफा हमारे एक टीचर थे, मैं उस वक्त मेरा ख्याल है 7वीं क्लास में था या 6ठी में, तो उन्होंने कहा जी कि मेरे कोर्सेज पूरे खत्म नहीं हुए, तो आप लोग इस तरह करें कि जरा सुबह स्कूल टाइम शुरू होने से आधा घंटा पहले आ जाया करें, तो मैं आपको थोड़ा पढ़ा दिया करूँ सारी पूरी क्लास को। तो उन्होंने इस तरह एक्स्ट्रा क्लास सुबह लेनी शुरू कर दी और मैं जाना शुरू कर दिया। एक दिन मैं सुबह निकल रहा था, वालिद साहब ने देख लिया, तो वो कहने लगे कि किधर जा रहे हो? मैंने ये बात है। कहने लगे नहीं, उधर बैठो, बिल्कुल नहीं जाना। वो टीचर क्या है जिसने अपना कोर्स वक्त पे नहीं किया और अब ट्यूशन दे रहा है। अच्छा, मैं ना गया, मुझे उस टीचर ने क्लास में खड़ा कर दिया बेंच के ऊपर, क्यों सुबह नहीं आए। अगले दिन मैं छुप के जा रहा था, उन्होंने वालिद साहब ने फिर देख लिया। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मेरे पीछे पीछे चलते हुए स्कूल पहुंचे, सीधे हेडमास्टर के कमरे में। कहने लगे कि आपका जो स्टाफ है वो ट्यूशन क्यों करता है? अच्छा, हेडमास्टर साहब को नहीं पता था, उन्होंने सारी बात सुनी, तो टीचर को बुलाया गया। अच्छा, अब सूरत हाल ये थी कि वो मेरा टीचर है, इधर हेडमास्टर है, इधर मेरे वालिद हैं। वालिद साहब कह रहे हैं तुम गलत कर रहे हो, वो कह रहे हैं जी मैं बिल्कुल दुरुस्त इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनको जरूरत है। नहीं जी नहीं। अच्छा, उसने कहा जी मेरी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स वीक हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ, और मैं उन पे तवज्जो ज्यादा दे रहा था, तो इसलिए मैं पीछे रह गया, तो अब मैं सारी क्लास को अपने साथ लेके चलना है। अच्छा, मैं वो जब ये देखा, क्योंकि वो हमारे बड़े हर दिन अजीज टीचर होते थे, वी यूज्ड टू लव हिम, तो वो ये सूरत हाल देख के क्लैश मेरे बाप और मेरे टीचर पे मैंने रोना शुरू कर दिया, तो मुझे तो उन्होंने भेज दिया। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अगले दिन वालिद साहब ने कहा कि अच्छा तुम जाओगे। टीचर ने इनकार कर दिया जी, उसने कहा जी कि इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल सामने खड़ा है, अगर ये कहेगा मैं नहीं मानूंगा। तो उस्ताद उस वक्त ऐसे होते थे, जबरदस्त उस्ताद उस वक्त के बहुत अच्छे होते थे। वैसे अभी के जो उस्ताद है उनको भी सीखने की जरूरत है। हमने भी बहुत सारी बातें पूछनी थी, बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन सर हम भी क्या करें, हमारी मजबूरी है, वक्त खत्म हो गया। खत्म हो गया कासमी साहब, बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे सवाल रह गए सारे। कासमी साहब, ये मेरा सारे सवाल आप इस इंटरव्यू के बाद कर ले, वो हम वैसे रिकॉर्ड कर लेंगे आपके लिए। अफराज, आपका शुक्रिया। कासमी साहब, आपका शुक्रिया। आप बैठे रहते तो शायद मैं क्रिकेट भी सीख जाता। कितनी बड़ी बात कह रही। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।
ہے.